तो राजर्षि क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रिया आज आपके साथ असेसमेंट और उससे रिलेटेड कुछ नए नए कंप्लीट जो है टॉपिक्स आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं। जैसे कौन सा असेसमेंट बेहतर होता है, फॉर्मेटिव या समेटिव। उसके अलावा हम मेथड्स ऑफ असेसमेंट के ऊपर देखेंगे जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं, जैसे पोर्टफोलियो हो गया, एनेक्डोटल हो गया, क्यूमुलेटिव हो गए, चेकलिस्ट हो गए। इससे बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो इस वीडियो में हम ये सारे कंप्लीट जो है आपको जो है इस चीज़ को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक लैंग्वेज वाली वीडियो नहीं देखी है, जिसमें मैंने कंप्लीट लैंग्वेज का पूरा जितने भी हमारे लैंग्वेज स्किल्स हैं चारों, उसके ऊपर उसके क्या क्या प्रोसेस हैं उसको, और इन सारी चीज़ों को जितने भी उसके स्टेजेस हैं जिससे क्वेश्चंस आते हैं, वो सबको मैंने कंप्लीट किया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर उसको ज़रूर देखें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो असेसमेंट का मतलब सबसे पहले जानिए क्या होता है। हिंदी में इसको हम आकलन कहते हैं। तो आकलन क्या होता है कि जब हम किसी भी बच्चे का क्या करते हैं, उसको देखते हैं, उसके बिहेवियर को देख करके जो है हम बताते हैं कि वो कैसा है कैसा नहीं। अब काफ़ी बार हम सुनते हैं कि आकलन है, मूल्यांकन है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइए। आकलन जो है आपका ये एक शॉर्टर एक्सपेक्ट है, जबकि इवैल्यूएशन क्या है, एक बड़ा एक्सपेक्ट है। मूल्यांकन आप हर क्षेत्र में करते हैं बच्चे का, ठीक, लेकिन जब आकलन की बात करते हैं तो आकलन जो है मूल्यांकन के अंदर निहित होता है, ठीक। जब हम ये देखते हैं कि किसी भी शिक्षा के क्षेत्र में या शैक्षिक क्षेत्र में बच्चे ने किस हद तक, किस सीमा तक उसका जो है उद्देश्यों की प्राप्ति की है, तो वो इवैल्यूएशन है। और जब हम सिर्फ बच्चे के बारे में देखेंगे कि बच्चे ने कितना ज्ञान प्राप्त कर लिया, ठीक, वो आपका है असेसमेंट, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को लाइक और तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल में बेल आइकन होगा, उसको जरूर प्रेस कर लें। और अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें। देखिए, हमारे पास असेसमेंट का जो सीटेट के या फिर आप बीएड में भी देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग भी क्या है कि दो तरह के असेसमेंट की हम बात करते हैं। कितने तरह के? दो तरह की। एक है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट और एक है आपका समेटिव असेसमेंट। अब इसमें से बेटर कौन है? तो आंख बंद करके आप ये याद रखिए कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है ये बेटर होता है, ठीक है। अब इनकी बात हमको एक जगह और सुनने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है? अगर आप कैच कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता रही हूँ कि इनकी बात हमको कहाँ सुनने को मिलती है। CCE में, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इसके अंदर भी हम फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट को देखते हैं, ठीक। अब ये देखिए, जो आपका असेसमेंट फॉर्मेटिव है और एक है आपका समेटिव। फॉर्मेटिव जब हम कहते हैं तो अक्सर हमसे क्वेश्चन पूछता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, फिर फिल इन द ब्लैंक्स कर देगा, आपको ऑप्शन दे देगा। तो असेसमेंट आपको मैंने बताया है ट्रिक कि आपको इस फॉर से याद रखना है, ये वाला फॉर्मेटिव का। कहीं भी बीच में फॉर आ जाए दैट मीन्स फॉर्मेटिव, और ये बेस्ट होता है, ठीक है, फॉर। और वहीं दूसरी तरफ जब हम जाते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग, तो ऑफ के केस में हमारा क्या होता है? समेटिव असेसमेंट होता है। सिंपल जिस्ट में आपको बताऊं तो फॉर्मेटिव का मतलब होता है कि जब आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते समय ही बच्चे की चीज़ों का क्या करें, आप उसको देखें, उसकी एक्टिविटीज़ को देखें, उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करें और उसके आधार पे बच्चे के अंदर क्या करें, चेंजेस करें, उसको वहीं पे सही करें, ठीक। मतलब ड्यूरिंग क्लासरूम में या चैप्टर पढ़ा लिया, बीच में बच्चे से क्वेश्चन कर दिया, दिस इज कॉल्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट। जबकि अगर आप समेटिव में जाएंगे तो आप समेटिव में बच्चे को पढ़ा लिए, उसके बाद एंड में आपने एग्जाम ले लिया, कोई आपने लास्ट में जैसे एग्जामिनेशंस हैं आपके, टेस्ट ले लिया चैप्टर खत्म होने के बाद, तो ये क्या है आपका जो एक रेगुलर पीरियड की 4 महीना, 6 महीना, 1 हफ्ता, 1 महीना, ये क्या है, समेटिव के अंदर आता है, ठीक है। समेटिव जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है, फॉर्मेटिव, उसके 2 टाइप्स होते हैं, ठीक। या आप कह सकते हैं कि एज वाला जो पोर्शन है और इन वाला, ये दोनों आपके फॉर्मेटिव मतलब असेसमेंट फॉर लर्निंग के अंदर इंक्लूड होते हैं। अब कैसे होते हैं? तो असेसमेंट एज लर्निंग, एज जब भी हम कहते हैं तो वहाँ पे 2 चीज़ याद रखनी है कि जब हम करेंगे तो पीयर्स भी कर सकते हैं और हम खुद भी सेल्फ इवैल्यूएशन या सेल्फ असेसमेंट भी हम कर सकते हैं। पीयर्स मतलब जब आपके दोस्त आपका असेसमेंट कर रहे हैं कि अच्छा ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ ऐसे है। एज लर्निंग वो कहलाती है, क्या कहलाती है? एज लर्निंग। या फिर जब आप खुद का असेसमेंट कर रहे हैं कि अच्छा मैंने पिछला टेस्ट दिया तो उसमें इतना आया, इस वाले में इतना, इसमें इतना अच्छा हुआ, इसमें इतना खराब, ये क्या है? एज लर्निंग। जब आप अपने चारों एक्सपेक्ट से, सभी तरफ से अपने आप को क्या करते हैं, असेस करने की कोशिश करते हैं। आई होप असेसमेंट एज लर्निंग आपको क्लियर है।
एज लर्निंग में दोनों चीज़ें होंगी, पीयर भी आएंगे एंड एज वेल एज सेल्फ भी आपका आएगा। अगर हम असेसमेंट इन लर्निंग की बात करें तो इन मतलब आप क्लासरूम याद रखिए कि इन ड्यूरिंग क्लासरूम, जैसे यहाँ टीचर है ये पढ़ा रहे हैं और बीच में बच्चों को वो देखते रहेंगे कि अभी बताया ABCD, अब उसके बाद पूछेंगे। जैसे मैं आपसे पूछती हूँ अगर ये लाइव क्लास होती तो पूछते तो आप लोग कमेंट देते, तो ये चीज़ क्या है इन कि ड्यूरिंग क्लासरूम में हम देखने की कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम बच्चे को कहाँ है, उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये क्या है ड्यूरिंग क्लासरूम। तो ड्यूरिंग क्लासरूम है तो असेसमेंट इन लर्निंग, और अगर पीयर्स या आप खुद कर रहे हैं तो असेसमेंट एज लर्निंग, और पूरा आपसे पूछ दे तो असेसमेंट फॉर लर्निंग। ओके, आई होप कि आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है। बेस्ट यही होता है, समेटिव जस्ट इसका उल्टा होता है। जब आप सेमेस्टर्स वाइज या ये देते हैं एग्जामिनेशन देते हैं एट द एंड ऑफ द चैप्टर, एट द एंड ऑफ द यूनिट, तो वो आपका समेटिव असेसमेंट आता है। अब ये बात आप इसको याद रखिए कि फॉर्मेटिव हम हमेशा क्यों करते हैं, तो आप ये याद रखिए गैप, जो बच्चे के अंदर कहाँ पे गैप है उसको जानने के लिए करते हैं। अब यहीं पे आपको दो चीज़ें और याद रखनी है, और वो है आपका डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग। आपने पढ़ा है डायग्नोस्टिक और रेमेडियल, तो मैंने आपको बताया हुआ है ठीक कि पहले डी होता है उसके बाद आर। डॉक्टर से आपको मैंने ट्रिक भी बताई है याद करने की। डायग्नोस्टिक में हम गैप को फाइंड आउट करते हैं, फिर उस गैप को कैसे सही करना है वो हम रेमेडियल में देखते हैं, राइट। तो यही चीज़ हम यहाँ करते हैं कि जब हम इसको देखते हैं तो हम क्यों करते हैं इसको, बच्चे कहाँ पे मिस कर रहे हैं, कहाँ पे उनका कॉन्सेप्ट लैग कर रहा है, कहाँ पे वो नहीं समझ पा रहे हैं, उस चीज़ को फाइंड आउट करते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग हम उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं या हेल्प करते हैं, जबकि इसमें ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। इसमें हम लास्ट में देखेंगे, इसमें हम कभी भी प्रोफिशिएंसी को देखते हैं, निपुणता को देखते हैं कि चैप्टर मैंने पढ़ा दिया, अब उस चैप्टर में आपके मार्क्स को देखकर मैं बताऊंगी कि आपको चैप्टर कितना अच्छे से आया, आपने उसमें मास्टरी कितना अच्छे से की है, ठीक है। तो ये दोनों इसके डिफरेंस है किसके, फॉर्मेटिव के और समेटिव के, ठीक है। आई होप कि आपको फॉर्मेटिव और समेटिव से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप उसको बिल्कुल अच्छे से सही कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ठीक। अब हम कुछ मेथड्स को देखेंगे, ये मेथड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि ये आपके पेपर में एज इट इज़ जो लिखा हुआ है उस तरीके से करके दे देता है या एग्जाम्पल के रूप में दे देता है, तो यहाँ पे समझ आपकी बहुत ज़रूरी है। अब देखिए जो सबसे फेवरेट वन, पोर्टफोलियो, कोई ऐसा शिफ्ट नहीं होगा इसमें पोर्टफोलियो से क्वेश्चन ना आया हो। पोर्टफोलियो जो है फिर भी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। देखिए पहले तो पोर्टफोलियो दोनों के लिए होता है, आप फॉर्मेटिव में भी बना सकते हैं और समेटिव में भी बना सकते हैं पोर्टफोलियो। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिए कि ये टीचर मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट भी आप इससे बना सकते हैं और समेटिव का भी, पहली चीज़ क्लियर है। तो पोर्टफोलियो जो है आपका ज़्यादा बेनिफिट होता है, तो आपको दोनों आप कर सकते हैं 2। तो अब ये 2 से आप ना 2 प्रॉपर्टीज़ याद रखेंगे, पहला फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों कर सकते हैं, और दूसरा जो है टीचर और स्टूडेंट दोनों कर सकते हैं, ठीक। मतलब फॉर्मेटिव समेटिव दोनों हम इससे बना सकते हैं, और दूसरा बच्चे भी बना सकते हैं पोर्टफोलियो अपना खुद का, और टीचर भी बना सकते हैं बच्चे का। तो टीचर और स्टूडेंट ये दोनों द्वारा बनने वाली है, और साथ में क्या है फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों। पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें, सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ चाइल्ड्स वर्क, बच्चे के द्वारा जो काम किया गया है उसके द्वारा जो भी चीज़ें हैं उसका एक सिस्टमैटिक कलेक्शन, वर्ड को पकड़िए सिस्टमैटिक, ठीक। सिस्टमैटिक कलेक्शन जब कहीं आएगा तो दैट इज पोर्टफोलियो, वो क्या होगा हमारा पोर्टफोलियो होगा। सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ चाइल्ड वर्क्स, बच्चे के काम का जो है सिस्टमैटिक कलेक्शन। तो आई होप पोर्टफोलियो आपको क्लियर हुआ। एनेक्डोट, काफ़ी बार ऑप्शन में एनेक्डोट्स भी दिया जाता है, हमेशा याद रखिएगा। पोर्टफोलियो के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताया, फॉर्मेटिव समेटिव, पहला दोनों में हो सकता है, और दूसरा क्या है टीचर और बच्चे दोनों बना सकते हैं। जब हम एनेक्डोट में आते हैं, एनेक्डोटल भी कहते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ टीचर बना सकता है, सिर्फ और सिर्फ आप बना सकते हैं, बच्चे नहीं बना सकते एनेक्डोट्स को, ठीक है। ये एक रिटन होता है, रिटन डिस्क्रिप्शन होता है, लिखित रूप में होता है पर्टिकुलर इंसिडेंट का। मतलब यहाँ पे सिस्टमैटिक कलेक्शन है बच्चे के काम का, बच्चे ने जो किया, अच्छा किया, बुरा किया, खराब किया, बहुत अच्छा किया, सब चीज़, बट यहाँ पर्टिकुलर इंसिडेंट, ये क्वेश्चन यहाँ पे आता है। पर्टिकुलर कहीं लिख दे, स्पेसिफिक लिख दे कि बच्चे ने किसी एग्जाम में टॉप किया, आप उसके बारे में बताने, कोई गलती की उसके बारे में लिखना है, पर्टिकुलर उस चीज़ के बारे में, स्पेसिफिक चीज़ के बारे में, तो वो आपका एनेक्डोट में आएगा। बच्चे के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके आपने एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन लिखी, ठीक। नेक्स्ट इज क्यूमुलेटिव डाटा।
मीन मीडियन मोड आप सबने पढ़ा होगा, जब हम मीडियन निकालते हैं तो हम वहाँ पे क्यूमुलेटिव डाटा यूज करते हैं। तो क्यूमुलेटिव का मतलब आप याद रखिए कंबाइन, सी से क्यूमुलेटिव, सी से कंप्लीट भी याद रख सकते हैं, कंबाइन भी याद रख सकते हैं। जो लर्नर्स क्यूमुलेटिव को जोड़ पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं, वो रिलेट कर लें कि जैसे आपको मान लीजिए दिया रहता है फ्रीक्वेंसी, तो आप क्या करते हैं, मान लीजिए आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो आप क्या करते हैं, इसमें 1 इसमें 3 ऐड ऑन करते हैं ना, इसमें से इस वाले को प्लस कर देंगे 7, फिर 7 + 7 14, आप इसको ऐड करते हैं ना क्यूमुलेटिव में, ऐसा ही तो करते हैं, ठीक। तो यही क्यूमुलेटिव क्या है, कंबाइन हो गया, कंप्लीट हो गया, उसको ऐड करते हैं। अब किसको ऐड करते हैं, ऑल वर्क्स ऑफ चाइल्ड, बच्चे के सभी कार्यों को, उसके हिस्ट्री क्या, उसका इतिहास रहा, उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उसकी पूरी की पूरी डिटेल्स को हम क्या करते हैं, जब रखते हैं तो वो क्यूमुलेटिव डाटा कहलाता है, ठीक। क्यूमुलेटिव आपका इजी है जब आपको पूरा दे देगा कि भाई बच्चे के परिवार से भी हमको मतलब है, सबसे मतलब है, जब कंप्लीट आएगा तो वो क्यूमुलेटिव होगा। सी से क्यूमुलेटिव, सी से कंबाइन, सी से कंप्लीट, कुछ भी याद रखिए, आपको याद रहेगा। एनेक्डोट में पर्टिकुलर याद रखिए, पर्टिकुलर स्पेसिफिक दे दे इंफॉर्मेशन को, निकाल रहे हैं हम बच्चे के काम को, और वो भी रिटन फॉर्म में, और वो भी सिर्फ टीचर बनाएगा तो वो एनेक्डोट होगा। पोर्टफोलियो सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन होगा, बच्चे के काम का दोनों बना सकते हैं, बच्चा खुद भी बना सकता है और टीचर भी बना सकता है, और फॉर्मेटिव और सबमिटिव दोनों रूपों में ये अवेलेबल होता है, ठीक। ये तो आपके मेथड्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कभी कभी आपको इक्लेक्टिक अप्रोच दे देता है, इंग्लिश में भी और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इक्लेक्टिक अप्रोच ऐसे ही हिंदी में भी लिख देता है, सम्मिश्रण विधि कभी कभी इसको हम कहते हैं। तो सम्मिश्रण विधि क्या होती है, मिक्स्ड ऑफ ऑल व्हेन नीडेड। सम्मिश्रण विधि अगर बेसिक आपको कहूं तो जितने आपने मेथड्स पढ़े, चाहे बाइलिंगुअल, डायरेक्ट, नेचुरल अप्रोच, जितना भी आप पढ़ते हैं, ठीक है, ग्रामर, ट्रांसलेशन, तो ये सब का जब हम मिक्स करते हैं मतलब जब हमको जिस प्रकार की ज़रूरत होती है हम उस प्रकार से उस विधि का प्रयोग करते हैं, यही आपका इक्लेक्टिक अप्रोच है। मतलब बच्चे को अगर इंग्लिश एकदम नहीं आई तो हम हिंदी का प्रयोग कर लिए, बच्चा थोड़ा बोलना सीख गया, इंग्लिश का प्रयोग कर लिए, जहाँ जिस प्रकार की ज़रूरत है वहाँ उस प्रकार की विधि का यूज़ करना ही क्या है, इक्लेक्टिक अप्रोच कहलाता है। इसके अलावा इगैलिटेरियन अप्रोच भी एक साल पेपर में आया था। चूंकि आप देख रहे हैं पेपर का कॉन्सेप्ट कैसा है तो आप इसको जान लीजिए। इगैलिटेरियन अप्रोच बेसिकली क्या होता है कि ये एक पेडागोजिकल सिस्टम है, मतलब पेडागोजी में यूज किया जाने वाला टर्म है एक, जो कि हम क्यों यूज करते हैं कि जब बच्चा जो है वो खुद को एक्सप्रेस कर पाता है। इस मेथड में हम बच्चे को उतनी अपॉर्चुनिटी देते हैं कि बच्चा खुद को एक्सप्रेस कर पाता है, खुद के काम को सेल्फ रिफ्लेक्ट कर पाता है। तो ये अप्रोच क्या कहलाती है, इगैलिटेरियन अप्रोच। ये अप्रोच भी एक अच्छी अप्रोच मानी जाती है इन द चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ठीक है। तो आई होप कि इवैल्यूएशन और असेसमेंट, फॉर्मेटिव, समेटिव, इसके अलावा जो इसके मेथड्स हैं जो एग्जाम में बार बार आते हैं, तो ये आपको समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।